हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। और ये एमसीक्यू बुकलेट आपको ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। ऐप का लिंक और इंस्टा का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए फटाफट से एमसीक्यू बुकलेट निकालते हैं और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के एमसीक्यूज़ को भी आसान बनाते हैं। MCQ number 1. The organization producing multi-product must adopt। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए? The options are A. फंक्शनल स्ट्रक्चर, B. डिविजनल स्ट्रक्चर, C. नन ऑफ द अबव या फिर D. ऑल ऑफ द अबव। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है और ये मल्टी प्रोडक्ट के लिए सूटेबल कैसे है, एक बार नोट से हम ये देखते हैं। देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है ग्रीन टी का, एक प्रोडक्ट है हमारे पास केचप का और एक प्रोडक्ट है हमारे पास सूप का। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि ग्रीन टी, केचप और सूप। तो अब अपन क्या करेंगे, ग्रीन टी का एक अलग डिवीज़न बना देंगे, केचप का एक अलग डिवीज़न बना देंगे और सूप का एक अलग डिवीज़न बना देंगे। अब इनका डिवीज़न बनाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रीन टी का एक अलग डिवीज़न बनाते हो तो ग्रीन टी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो यहाँ रहेगा, इसका जो परचेज डिपार्टमेंट होगा यहाँ, सेल्स डिपार्टमेंट होगा यहाँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सारे आ जाएंगे आपके ग्रीन टी में। तो ग्रीन टी से रिलेटेड जितनी भी परचेज होगी वो यहाँ आएगी, ग्रीन टी से जितनी भी सेल होगी वो यहाँ, ग्रीन टी जितनी भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो यहाँ, उससे रिलेटेड मार्केटिंग जैसे श्रद्धा कपूर को हम ऐड देंगे तो वो यहाँ। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस डिवीज़न के ही अंदर आएंगी। दूसरा देखो, केचप, इसका डिवीज़न हम एक अलग बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि केचप का जितना प्रोडक्शन होगा वो यहाँ आएगा, उसका परचेज जितना करेंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह वो यहाँ आएंगे, जितनी उसकी सेल्स होगी वो यहाँ पर, मार्केटिंग केचप का हम किसी बच्चे से ऐड करवाएंगे, ठीक है, वो सारा यहाँ। तो वो सारी बातें आपकी इस डिवीज़न के अंदर आएंगी। तो ये डिवीज़न आपका अलग रहेगा, ये डिवीज़न आपका अलग रहेगा। देखो, कहने को हम पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों प्रोडक्ट हमारे हैं, लेकिन ये डिवीज़न हम पूरा किसी एक को संभालने के लिए दे देंगे और ये डिवीज़न पूरा हम किसी एक को संभालने के लिए दे देंगे। अब लास्ट रहा सूप का, तो इसका भी हम एक अलग डिवीज़न बना देंगे। सूप की परचेज इधर आएगी, सूप की सेल्स इधर आएगी, सूप की मार्केटिंग किसी हो सकता है हम किसी ओल्ड एज वाले से करवाएं, क्योंकि सूप का मेनली वो लोग ज़्यादा पीते हैं क्योंकि वो अच्छे से खा नहीं पाते। ठीक है, तो उस टाइम के लिए वो रहता है, सूप वगैरह उनके लिए हेल्दी रहता है, तो उनकी मार्केटिंग वगैरह सारी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो हर किसी का हमने क्या बना दिया, डिवीज़न बना दिया। कहने को हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, हर एक के अलग अलग डिवीज़न है। अब सोचो, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में केचप में प्रॉफिट नहीं बन रहा, केचप का प्रॉफिट बहुत लो है, तो क्या मैं ग्रीन टी वाले से जाकर लड़ूं कि इस बार क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि केचप का डिवीज़न एक अलग था। तो अगर मुझे पूछना है कि केचप का प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, केचप की सेल्स क्यों नहीं हो रही, तो मैं किससे बात करूँगी? केचप वाले के डिवीज़न हेड से। इसी तरीके से अगर सूप का कुछ नहीं हो रहा, सूप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सूप की मार्केटिंग नहीं हो रही, सूप की सेल नहीं हो रही, ऐसा कुछ हो रहा है सूप के साथ, तो मैं ग्रीन टी वाले के हेड से बात नहीं करूँगी, किससे करूँगी? सूप के हेड से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर किसी का एक अलग डिवीज़न है, तो जिसका प्रॉफिट नहीं आया वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम किसी दूसरे वाले को रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो इस सब को हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें हर प्रोडक्ट का एक अलग डिवीज़न बनता है, उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। और ये किसके लिए सूटेबल है? सिंपल सी बात है, ये उसी के लिए सूटेबल है जिस पर मल्टी प्रोडक्ट है, तभी तो वो हर एक प्रोडक्ट का हर एक डिवीज़न अलग अलग बनाएगा।
उम्मीद है आपको डिविजनल स्ट्रक्चर भी समझ में आया हो और साथ के साथ डिविजनल स्ट्रक्चर मल्टी प्रोडक्ट के लिए क्यों सूटेबल है वो भी। तो अगर एमसीक्यू पर आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से कर लेना, एमसीक्यू बहुत बनते हैं। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 2। यूनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मस्ट अडॉप्ट। ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है, यूनी प्रोडक्ट का मतलब है सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है, तो उस कंपनी को कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए? दी ऑप्शंस आर ए फंक्शनल स्ट्रक्चर, बी डिविजनल स्ट्रक्चर, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब एक बार नोट से ये भी देख लेते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजनल और फंक्शनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनी प्रोडक्ट यानी कि सिंगल प्रोडक्ट कंपनी के लिए क्यों फायदेमंद रहता है? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, जैसे कि हम सिर्फ ग्रीन टी बनाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिर्फ ग्रीन टी बनाती है। लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम क्या बनाते थे, ग्रीन टी भी बनाते थे, केचप भी बनाते थे, सूप भी बनाते थे, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, यूनी प्रोडक्ट। तो अब सिंगल प्रोडक्ट में क्या होगा, इसमें ही सारे आ जाएंगे, प्रोडक्शन, फिर आपका रहेगा प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका आ जाएगा एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मतलब किस तरीके से एम्प्लॉयज़ वगैरह को रिक्रूट करना है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सारे रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक अलग फंक्शन है, परचेज डिपार्टमेंट एक अलग फंक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट एक अलग, इसी तरीके से मार्केटिंग और एचआर, ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। तो ये होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। पिछली बार ग्रीन टी का पूरा एक डिवीजन था, लेकिन इस बार क्या है, ये पूरे फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये फंक्शन सारे अलग अलग रखती है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम एक एक पर्टिकुलर फंक्शन को देखते हैं। इस बार देखते हैं क्या प्रोडक्शन ग्रीन टी का हो रहा है कि नहीं। अगर प्रोडक्शन ग्रीन टी का कम है तो हम बाकी लोगों से बात नहीं करेंगे, मार्केटिंग वगैरह से, हम किससे बात करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेंगे, भाई क्यों नहीं हो रहा प्रोडक्शन। उसी तरीके से अगर मार्केटिंग में हमने बहुत सारा पैसा दिया है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए, लेकिन हमारा टीवी पर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आ रहा है, तो ऐसी क्या दिक्कत हो गई, तो हम किससे बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वाले से, क्योंकि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहाँ सब लोग अपने अपने फंक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। इस बार एम्प्लॉयज़ नहीं है, या फिर एम्प्लॉयज़ हमारे से ना खुश होकर वापस जा रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या हमारे एचआर डिपार्टमेंट उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, क्या उनको टाइम पर सैलरी नहीं दे रहा है, इंसेंटिव्स वगैरह नहीं दे रहा है, तो हम किससे बात करेंगे, एचआर वगैरह, एचआर डिपार्टमेंट से, जब एम्प्लॉयज़ की दिक्कत होगी। ठीक है, सेल नहीं हुई तो सेल वाले से, परचेज नहीं हुई तो परचेज वाले से। इसमें हर कोई अपने फंक्शनल के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर। और ये किसके लिए फ़ायदेमंद रहता है, यूनी प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, या बोल सकते हैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल फ़ायदेमंद होता है एक प्रोडक्ट के लिए, यूनी प्रोडक्ट के लिए, और डिविजनल फ़ायदेमंद होता है मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। MCQ number 3. For fast communication and to get correct feedback, the following organization is suitable. यानी कि हमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जब हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तेज़ी से कम्युनिकेशन बात पहुंच जानी चाहिए, साथ के साथ हमें करेक्ट फीडबैक चाहिए। अब करेक्ट फीडबैक का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, ठीक है, और आप बोल रहे हो हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मतलब आप क्या हो, ब्लाइंड फॉलोअर्स हो, आपको बस हाँ हाँ बोलना है, आपको अपने बॉस की बात काटनी नहीं है, बस हाँ हाँ हाँ, यस बॉस, इस तरीके से बोलना है। तो कभी भी हमारा वहाँ पर करेक्ट फीडबैक नहीं आता, क्योंकि हर बार आपको यस बोलना है। लेकिन अगर मैं आपसे इनफॉर्मली बात कर रही हूँ कि भाई ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, क्या ये आगे जाके हमें कैश इनफ्लोज देगा कि नहीं देगा,
और आपसे इनफॉर्मली बात कर रही हूँ तो आप इनफॉर्मली क्या मुझे सही बता सकते हो। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो आप हाँ बोल सकते हो, और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं अच्छा होगा तो आप ना भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, इनफॉर्मली। ठीक है, एक तरीके का फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो गया। तो उसमें हमें क्या मिल जाता है, करेक्ट फीडबैक। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बतानी है। दी ऑप्शंस आर ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर डी डिविजनल स्ट्रक्चर। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है बी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस में से। देखो, फास्ट कम्युनिकेशन और करेक्ट फीडबैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फास्ट कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें कोई भी हमें स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी पड़ती है। स्केलर चेन क्या होती है, स्केलर चेन ऐसे होती है ए बी सी डी ई। अब ए को अगर ई से कोई बात करनी है तो ए पहले बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा और डी ई को बताएगा। ये पूरी उन्हें स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ई है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर ए को ई से बात करनी है तो ए डायरेक्ट ई से बात कर सकता है, ई को अगर ए से बात करनी है तो ई भी ए से डायरेक्ट बात कर सकता है। ठीक है, लेकिन स्केलर चेन में हमें पूरी चेन को निभाना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी बात कर सकते हैं, इससे भी बात कर सकते हैं, ई बी से भी डायरेक्ट बात कर सकता है, ई ए से भी बात कर सकता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप ए बी सी डी की तरह चलोगे तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत धीरे कम्युनिकेशन रहता है। तो फास्ट कम्युनिकेशन कब होगा, जब इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर स्केलर चेन को फॉलो नहीं करता, तो यहाँ पर कोई भी किसी से बात कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो बहुत तेज हो जाती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक कैसा मिलता है, करेक्ट। टॉप लेवल मैनेजर्स कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज ऑन वेरियस पॉलिसी एंड प्लान। टॉप लेवल को अगर कुछ पॉलिसीज और प्लान्स पर एम्प्लॉयज़ का फीडबैक चाहिए तो वो करेक्ट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर यस बॉस वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पर हम फ्रेंडली सबसे बात करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जहाँ पर फ्रेंडली बात नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, MCQ नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मस्ट अडॉप्ट। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ये प्लान है एक्सपेंशन करना है, मतलब अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाना है। डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन एक ही चीज़ होती है जहाँ पर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो हम जब बिजनेस को कब बढ़ाते हैं, किस तरीके से बढ़ाते हैं, जब हमारा एक बार सर्वाइवल प्रॉफिट हो जाता है उसके बाद हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। और बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाके। खाली ग्रीन टी में थोड़े लगे रहेंगे। अगर हमें एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो ग्रीन टी के अलावा हम केचप भी बेचेंगे, केचप के साथ सूप भी बेचेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो आपको बताना है। The options are A functional structure, B divisional structure, C both A and B या फिर D none of the above। बहुत सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर है B डिविजनल स्ट्रक्चर। सिंपल था ना, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन करेंगे इसका मतलब बिजनेस को बढ़ाएंगे। बिजनेस को बढ़ाना मतलब प्रोडक्ट्स को बढ़ाना, और अगर प्रोडक्ट्स हमारे मल्टी प्रोडक्ट्स हो गए यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि हर एक प्रोडक्ट का हर एक हेड बनेगा, केचप का अलग, ग्रीन टी का अलग। आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 5, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। दी ऑप्शंस आर ए एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैनेजर, बी मैनेजर्स की अकाउंटेबिलिटी, C numbers of subordinates who can be effective controlled by one manager या फिर D none of the above। सीधा सीधा क्वेश्चन बनाए तो इसका करेक्ट आंसर है C नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हु कैन बी इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन मैनेजर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये एक मैनेजर है, इस मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, कितने सबऑर्डिनेट्स आ सकते हैं कि ये आराम से इफ़ेक्टिवली इनको मैनेज कर पाए।
तो यही बोल रहे हैं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन मैनेजर। एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर ये हमारा मैनेजर 4 सबऑर्डिनेट को इफेक्टिव मैनेजमेंट करता है तो इस 4 को हम बोलेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करना, क्या बोलते हैं उसे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। MCQ नंबर 6, इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन देन ही मस्ट यूज फॉलोइंग। यानी कि अगर एक मैनेजर से बहुत सारा ओवरबर्डन है तो वो क्या कर सकता है, सिंपल सी बात, अपने बर्डन को कम कर सकता है। तो बर्डन को कम करने के लिए वो क्या फॉलो करेगा। द ऑप्शंस आर ए डेलीगेशन, बी डिसेंट्रलाइजेशन, सी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब अपने काम को डेलीगेट करना, शेयर करना। ठीक है। MCQ नंबर 7, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल लीड्स टू। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी मतलब हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ अथॉरिटी है, उसको हम क्या बोलेंगे। देखो, सिर्फ एक लेवल पे हमने थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बांट दी तो हम उसको बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जहाँ पर हम थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी बांट देते हैं। जैसे कि ये मैनेजर था, ये ओवरबर्डन हो गया था तो इसने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। लेकिन जब हर एक लेवल पे अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसे क्या बोलते हैं। अब ये बड़ा कंसेप्ट आ गया डेलीगेशन का, वो आपको बताना है। द ऑप्शंस आर ए डेलीगेशन, बी डिसेंट्रलाइजेशन, सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन का एक बड़ा कंसेप्ट होता है और डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का एक बच्चा समझ लो। डेलीगेशन बहुत बड़ा होता है, एक बार यहाँ बता देती हूँ, ये पूरा हो गया आपका डिसेंट्रलाइजेशन और ये छोटा सा हो गया आपका डेलीगेशन। थोड़ा सा काम बांटना उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन, और हर किसी लेवल पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहती है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा होता है और डेलीगेशन छोटा होता है। MCQ नंबर 8, फास्ट डिसीजन कैन बी टेकन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ। यानी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन फास्ट कैसे ले सकते हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज करके। द ऑप्शंस आर ए डेलीगेशन, बी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर डी डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी डिसेंट्रलाइजेशन। अभी अभी हमने सीखा था डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, मतलब हर लेवल पे अथॉरिटी है, इसका मतलब कि हर किसी के पास पावर है, और अगर हर किसी के पास पावर है तो हर कोई डिसीजन ले सकता है, और अगर सब लोग अपने अपना डिसीजन ले सकते हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन मेकिंग रहेगी वो कैसी रहेगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग। ये क्वेश्चन आया था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है हर किसी के पास पावर है तो हर कोई अपना अपना डिसीजन ले सकता है, हैंस एट द एंड क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। ये टॉपिक भी अच्छे से कर लेना। इससे पहले मैंने आपको बताया था फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, वो दोनों अच्छे से कर लेना, और अभी आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 9, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो होता है ना फ्रेंडली वगैरह, वो ऑर्गेनाइजेशन किस पर डिपेंड होता है। द ऑप्शंस आर ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बी डेलीगेशन, सी डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आपके फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, उससे पहले आपके क्या होते हैं, वो लोग क्लासमेट होते हैं। यानी कि पहले जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके बाद वो लोग आपके फ्रेंड्स बनते हैं, तो आप उनके संग क्या होते हैं, फ्रेंडली वगैरह नेचर रहता है, उस तरीके से बात करते हो, कम्युनिकेशन चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा किस पे डिपेंड है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
पहले आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पूरा स्कूल वगैरह जो है, आपके जो क्लासमेट्स है वो सब क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो हमारी फ्रेंडशिप वगैरह डिपेंड है वो किस पर डिपेंड है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। ये वाला समझ रहे हो ना? पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता है, उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। पहले वो लोग हमारे क्लासमेट्स होते हैं, उसके बाद हमारी दोस्ती होती है। ठीक। MCQ नंबर 10, विच ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप बन जाता है, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? तो अगर आपने 9 वाला अच्छे से समझा होगा तो ये भी आ जाएगा। The options are A, formal organization, B, informal organization, C, both A and B, या फिर D, none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर है B, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको स्कूल को क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर क्लास में डालना, क्लास 12 A, क्लास 12 B, क्लास 12 C, इस तरीके से सेक्शन बनाना, ये सब क्या है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आप क्लास 12 के A सेक्शन के हो और आपको किसी से C वाले से दोस्ती करनी है, तो आप कैसे करते हो, इनफॉर्मली। तो वो क्रिएट क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन हमें पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा स्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अगर आपके पास डेली वही बेंचमेट बैठा रहेगा तो सिंपल सी बात है, आप उससे बात करोगे तो दोस्ती हो जाएगी। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है। MCQ नंबर 11, द मैनेजरियल फंक्शन विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी रिलेशनशिप कौन से मैनेजमेंट के फंक्शन में आती है? मैनेजमेंट के फंक्शन तो याद है ना आपको, 5 होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट कंट्रोलिंग। तो ऐसा कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें क्या होती है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन हमारा सुपीरियर है और कौन हमारा सबऑर्डिनेट, यानी कौन हमारा ऊपर बॉस है और कौन हमारे नीचे एम्प्लॉई है। सुपीरियर ऊपर वाला, सबऑर्डिनेट नीचे वाला। दी ऑप्शंस आर ए प्लानिंग, बी स्टाफिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग या फिर डी डायरेक्टिंग। बहुत सिंपल, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑर्गेनाइजिंग। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का है। ये देखो, इसका आपका यहाँ पर होगा ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का जो स्टेप नंबर 4 था, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। दिस मीन्स कि हर किसी इंडिविजुअल के पास अथॉरिटी होती है। अब अथॉरिटी किससे मैच करती है, जो तुम्हें जॉब मिली है, मतलब जो तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उतनी ही तुम्हें क्या मिलती है, अथॉरिटी। हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कैसे मिलती है, बैलेंस मिलती है, बराबर मिलती है। क्योंकि अगर आपको अथॉरिटी ज़्यादा मिल गई और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम, मतलब आपको काम कम मिला है लेकिन अथॉरिटी ज़्यादा मिलती है, आपके पास ज़्यादा पावर हो जाती है, तो आप क्या करते हो, उसका मिसयूज़ करते हो। और इसका उल्टा, अगर आपके पास काम ज़्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और आपके पास अथॉरिटी कम है, आपको उसको काम करने के लिए पावर कम है, तो आप क्या करते हो, आप काम नहीं करते हो और एक्सक्यूज़ दे देते हो कि हमारे पास तो काम करने का पावर ही नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी। तो हमेशा अथॉरिटी किससे मिलती है, मैच टू दी जॉब, यानी कि जो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और ये सब कहाँ पर एस्टेब्लिश होती है, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप, ये एस्टेब्लिश होती है ऑर्गेनाइजिंग में। देखा ही आपने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 12, इन डेलीगेशन वी हैव शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन। यानी कि जब हम डेलीगेशन वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं तब वहाँ पर जो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो वो किन लेवल्स के बिटवीन में शेयर करते हैं, क्या वो हर लेवल में करते हैं या सिर्फ किसी लेवल में, तो वो आपको आंसर करना है। दी ऑप्शंस आर ए 2 लेवल्स, बी मल्टीपल लेवल, सी डिपार्टमेंट वाइज या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 2 लेवल, क्योंकि डेलीगेशन एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ने दूसरे को अथॉरिटी शेयर करी, ऑब्वियसली कि ऊपर वाला टॉप लेवल होगा और नीचे वाला उसका लोअर लेवल। तो एक लेवल ने, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को क्या किया, अथॉरिटी शेयर करी, मतलब अपनी पावर शेयर करी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेलीगेशन। तो ये कितने लेवल्स के बीच में हुआ, सिर्फ 2 लेवल के बीच में।
अगर हर लेवल पर यानी कि एवरी लेवल पर ये सारी चीज़ें बट रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, मतलब हर लेवल पे अगर अथॉरिटी बटी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। ठीक है, सारी लेवल पर अगर अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उसको अपन बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन किसी दो जनों ने एक दूसरे को क्या बांटा है, पावर शेयर करी है, अथॉरिटी शेयर करी है, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। तो डेलीगेशन होता है 2 लेवल में और जो डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है एवरी लेवल पर। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया डेलीगेशन एक छोटा सा कंसेप्ट है और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, डेलीगेशन उसी का पार्ट रहता है। MCQ नंबर 13, इन डिसेंट्रलाइजेशन वी हैव शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एट। अब डिसेंट्रलाइजेशन पे किस लेवल पे अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है? द ऑप्शंस आर A 2 लेवल, B मल्टीपल लेवल, C डिपार्टमेंट वाइज या फिर D नन ऑफ द अबव। 2 लेवल वाला तो अभी हमने किया है डेलीगेशन, तो आपको बाकियों में से सिलेक्ट करना है। तो उसका करेक्ट आंसर है बी मल्टीपल लेवल, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई 2 या 3 लेवल नहीं होती, यहाँ पर मल्टीपल लेवल, हर लेवल पर आपको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रखी होती है। ठीक है, MCQ नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अ पॉलिसी मैटर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट से ऑप्शंस देखो। द ऑप्शंस आर A डिसेंट्रलाइजेशन, B डेलीगेशन, C फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर D इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है A डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है, एक पॉलिसी मैटर है। डिसेंट्रलाइजेशन बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आप डिसेंट्रलाइजेशन कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। देखो, जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ के सारे डिसीजन सिर्फ मैं लेती हूँ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास सारी की सारी अथॉरिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर सबके पास एवरी लेवल हर किसी के पास होती है पावर तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये एक पॉलिसी मैटर है, आप चाहो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन फॉलो करो, चाहो तो आप डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करो। सेंट्रलाइजेशन में सारी की सारी पावर डिसीजंस की आप रखना और डिसेंट्रलाइजेशन में सारी पावर आप हर लेवल पर बांट देना। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। तो आप चाहो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। लेकिन ये एक पॉलिसी मैटर है। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, करना चाहो नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो गया इसका आंसर, डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि एक पॉलिसी मैटर है, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल है। MCQ नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूटीन एक्टिविटी। अब जो 14 जो MCQ था, 15 वाला MCQ उसका बिल्कुल उल्टा है। क्या बोल रहे हैं, डेली का काम, रूटीन एक्टिविटी का मतलब होता है जो डेली का काम होता है वो। द ऑप्शंस आर A डिसेंट्रलाइजेशन, B डेलीगेशन, C फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इसका लास्ट ऑप्शन है D इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेक्ट करो, इसका करेक्ट आंसर है B डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है, एक रूटीन एक्टिविटी है, क्योंकि आपको डेलीगेशन तो करना ही करना पड़ेगा। डेलीगेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सारा काम मैं अकेले थोड़ी कर सकती। सारा काम अगर मैंने अकेले करा तो सिंपल सी बात है, स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि सारा का सारा लोड मैंने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए मैंने अपना लोड बांटने के लिए कुछ काम को बांट दिया सिर्फ कुछ ही पर्सन में, तो उसको हम बोलेंगे डेलीगेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हर किसी के पास अथॉरिटी है, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, या फिर यहाँ पर याद रखने के लिए लिख भी लो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ऑप्शनल होता है। चाहो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसे फॉलो करो, चाहो तो आप इसके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो मत करो।
ठीक है। इसका मतलब चाहे तो आप सारी लेवल पे अथॉरिटी बांट दो, चाहो तो आप सारी की सारी अथॉरिटी बांटो मत, बल्कि सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखो। और अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते हो तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर बांटी जाती है, सेंट्रलाइजेशन में पावर सिर्फ अपने पास रखी जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी मैटर है। और डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन एक रूटीन एक्टिविटी है, मतलब ये तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा सारा का सारा लोड अपने ऊपर तो नहीं ले सकता, वो अपना काम किसी दूसरे बंदे को बांटेगा, वो अपना काम किसी दूसरे लोग को शेयर करेगा, और उसी शेयर को हम बोलते हैं डेलीगेशन। वो अपना काम किसी दूसरे को डेलीगेट करेगा, उसी को हम बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। दोबारा से, डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी मैटर होता है, चाहो तो करो चाहो तो मत करो, इट्स एन ऑप्शनल टास्क। रूटीन एक्टिविटी डेलीगेशन, जो तो आपको करना ही करना है, वो डेली डेली होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रूटीन एक्टिविटी। अब दोनों में कंफ्यूजन ना होना, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट तो कर ही सकते हो। MCQ नंबर 16, Who reports to whom is decided in the following step of organizing process। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। एक बार मैं नोट से दिखा देती हूँ, ये रहे, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप होते हैं। अब आपको वो स्टेप बताना है जिसमें हु रिपोर्ट्स टू whom, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये पता चलता है, ठीक है। The options are A, identifying the activities, B, grouping the activities, C, assignment of duties, या फिर D, establish authority relationship। सिलेक्ट करो। तो इसका करेक्ट आंसर है D, establishing authority relationship। अब एक बार ये MCQ समझा देती हूँ। देखो उसमें क्या बोला था, who reports to whom, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब एक बंदा ये है और एक ये है, तो ये है आपका सुपीरियर और ये है सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें ये पता चलना है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। अब जैसे ही हमें ये पता चल जाए कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, तो सिंपल सा आंसर होगा कि सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करेगा, सुपीरियर को। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम देगा कि ये आपका टास्क है। उसके बाद जब वो काम हो जाएगा तो सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा कि काम कितना हुआ, कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी, ये सारी चीज़ें। तो ये रिपोर्ट कौन करेगा, सबऑर्डिनेट करेगा सुपीरियर को। और ये रिलेशनशिप यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, या फिर हम बोल सकते हैं इसे ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये कहाँ पर डिसाइड होती है, कहाँ पर बताया जाता है, कौन से स्टेप में बताया जाता है। तो ये आपका बताया जाता है लास्ट वाले से स्टेप में। इसको हम बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और हम इसको बोल सकते हैं एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसको कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं एस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या क्या बोल सकते हैं, या तो ये बोल सकते हैं एस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, दूसरा बोल सकते हैं, इसने इसको क्या दिया था, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी, तो हम बोल सकते हैं एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, या फिर क्या बोल सकते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। एक बार सारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के सारे स्टेप्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे भी काम आएंगे आपके MCQs में। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि काम देखते हैं कौन कौन सा है, आइडेंटिफाई करते हैं वर्क को। उसके बाद उस वर्क को हम बांटते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैंने इतना वर्क दे दिया, इसको मैंने इतना वर्क दे दिया, इसको मैंने इतना वर्क दे दिया। अब ये मैं कैसे डिवाइड करूँगी वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जिसमें अच्छा होगा उसको मैं वो वाला काम दे दूँगी, ठीक है। कोई सप्लायर से डील करने में अच्छा होगा तो उसको हम परचेज का काम दे देंगे। कोई सेल अच्छी करता होगा, बाहर कस्टमर्स को आराम से लेके आता होगा, तो उसे हम सेल वाला दे देंगे। यानी कि हम क्या कर देंगे, वर्क डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। और इससे होगा क्या, डुप्लीकेट भी नहीं होगा काम। परचेज वाला सिर्फ परचेज पे ध्यान देगा, सेल वाला काम नहीं करेगा, और सेल वाला कभी परचेज का काम नहीं करेगा, तो डुप्लीकेशन भी नहीं होगा
और इस डुप्लीकेशन का एक और वर्ड है अच्छा सा, उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग भी नहीं होगी, यानी कि एक दूसरे का काम भी वो लोग नहीं करेंगे। तो नो डुप्लीकेसी, नो ओवरलैपिंग। एक बार हमने सारा काम बांट दिया सब लोगों को, उसके बाद हम बना देंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि सारे एक रिलेटेड आइटम्स हम एक में डाल देते हैं, ठीक है। तो एक बार काम बट गया, उसके बाद हम सारे सिमिलर जॉब्स को किस में डाल देते हैं, एक साथ डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। और ये मैंने पहले ही बताया था फंक्शनल में क्या होता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सामान बन गया, परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है। ये सारे होते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। ये फंक्शन के बेसिस पर इनको हमने डिपार्टमेंट किया है, ठीक है, अलग अलग किया है। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, डिविजनल में क्या होता है, हम प्रोडक्ट के बेसिस पर करते हैं। ये हमारी ग्रीन टी हो गई, ये हमारा केचप हो गया, और ये हमारा सूप हो गया। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। अब ग्रीन टी की परचेज, प्रोडक्शन, ये सारा पूरा एक डिवीज़न हो जाएगा। इसी तरीके से केचप का परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये एक हो जाएगा डिवीज़न। और उसी तरीके से सूप का भी परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ये सारा इसमें हो जाएगा। तो सारे फंक्शन को इकट्ठा करके हम एक एक डिपार्टमेंट बनाया, उसको हम बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हम तब करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे, पहले भी बताया था मैंने। और फंक्शनल कब करते हैं, जब हम पे यूनिक प्रोडक्ट होता है, या फिर बोल सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट में हम फंक्शनल यूज़ करते हैं, हर किसी का परचेस और प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब अलग अलग कर देते हैं। डिविजनल में जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो एक एक प्रोडक्ट का हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। तीसरे में एक बार डिपार्टमेंट बन गया, अब हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब किसको क्या काम करना है। अब तो बहुत सारे लोग हो गए ना, तो हर एक लोग को हमें बताना पड़ेगा किसको क्या काम करना है। ईच इंडिविजुअल वर्किंग इन डिपार्टमेंट, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होंगे, तो उसको एक एक को क्या क्या काम करना है वो करेंगे। और वो हम किसके बेस पे बांटते हैं काम को, अगेन उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन और बोल सकते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और लास्ट में हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, या फिर बोल सकते हो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, या फिर बोल सकते हो आप लोग अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि किसको किसको रिपोर्ट करना है। ये आपका स्टेप 1 था। सबसे पहले एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग का मतलब डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट किसको क्या क्या काम करना है, और लास्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। उम्मीद है आपको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, अच्छे से कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 18, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन फर्क बताया था। अब ये क्वेश्चन आपको ही करना है। द ऑप्शंस आर ए, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, बी, ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, सी, सेपरेशन ऑफ डिविजन्स ऑल लेवल्स, या फिर डी, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। बताओ इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन हम तब करते हैं जब मेरे को सारी की सारी पावर सिर्फ अपने हाथ में रखनी होती है और किसी को हम नहीं देंगे। इसका मतलब रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो मैं अपने पास रिटेन करके रख रही हूँ, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और अगर मैं सब में बांट रही हूँ, डिस्पर्सल हो रही है। इसका जो लास्ट ऑप्शन था डिस्पर्सल, इसको हम बोलते हैं शेयर वगैरह करना, तो ये आ जाएगी आपकी डिसेंट्रलाइजेशन। रिटेंशन अपने पास रखना, सेंट्रलाइजेशन। डिस्पर्सल सब में डिस्पर्स करना, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उम्मीद है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में भी डिफरेंस समझ में आ गया हो। आगे बढ़े। एमसीक्यू नंबर 18, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग सिस्टम लीड्स टू। जब हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। दी ऑप्शंस आर ए, स्पेशलाइजेशन, बी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, सी, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, या फिर डी, अडॉप्शन टू चेंज। अभी मैंने आपको पूरा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पूरा समझाया है। अब बताओ इसका आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इससे हमें वर्किंग रिलेशनशिप पता चल जाती है कि कौन हमारा सुपीरियर है और कौन हमारा सबॉर्डिनेट, कौन हमको काम देगा और हमें किसको रिपोर्ट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें तब पता चलती है जब हमारी कौन सी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। स्पेशलाइजेशन तो तब होता है जब डिवीजन ऑफ वर्क होता है, जब डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि हर किसी को उसके इच्छा अनुसार काम मिला है, या फिर हम बोलते हैं उसके स्किल्स अनुसार या फिर उसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि किसी ने MBA करा है तो हम उसको मार्केटिंग वाला देंगे, जो अकाउंट से डिग्री लेके आया होगा कॉर्पोरेट वगैरह अकाउंट्स में उसको हम अकाउंटेंट की देंगे, तो जिसकी जो स्किल्स होगी उसको देंगे और उससे बार बार वो वही काम करेगा, तो उससे क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल स्पेशलाइजेशन का, किसी भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो या फिर मार्केट में कभी स्ट्रीट फूड खाया हो, तो वहाँ पर जब आप चाउमीन देखते हो तो वो चाउमीन को बहुत ऊपर ऊपर तक उछालते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा यही काम किया है कि चाउमीन को ही करना। उसके बाद अगर बर्गर वाला देखा हो तो वो बहुत तेज़ी से बर्गर पैक कर देता है, आप देखते नहीं हो, आपका बर्गर पैक हो जाता है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोलूँ तो डोमिनोज़ का 30 मिनट्स में डिलीवरी, हाउ इट इज़ पॉसिबल, है ना? कैसे पॉसिबल है? आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप ऑर्डर करते हो 30 मिनट के अंदर अंदर आपका पिज़्ज़ा आपके घर पर, ये कैसे होता है? क्योंकि उन्होंने बहुत स्पेशलाइजेशन करी है। उसी को भेजते हैं जिन्हें गाड़ी अच्छे से चलाना आती हो, उसी को पिज़्ज़ा वहाँ पर बनाने देते हैं जिसने पिज़्ज़ा पता नहीं कितनी बार बनाया हो, क्योंकि वो इतनी बार पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उनकी जो होती है स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। पिज़्ज़ा भी अच्छा बनता है और साथ के साथ उसकी कॉस्ट भी कम आती है, और सबसे बड़ी बात कि टाइम भी कम लगता है उनको बनाने में। और जब वो टाइम कम लगाते हैं बनाने में, साथ के साथ जो स्पीड वाला है, जिसको बाइक वगैरह अच्छे से आती है, उसको वो काम देते हैं डिलीवरी का, तो वो पिज़्ज़ा बनाने में कम टाइम लगाते हैं और ये बार बार जो पहुंचाने में डिलीवरी टाइम वो कम लगाते हैं। तो उसकी वजह से जो 30 मिनट्स है उसके अंदर अंदर आपका पिज़्ज़ा आपके घर पर। तो स्पेशलाइजेशन कैसे हुआ? क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, जो जिस काम में माहिर है हमने उसको वही काम दिया। ठीक है, MCQ नंबर 19, डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर एंड मेजरेबल टास्क एज अ पार्ट ऑफ। जब हम काम को बांटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और उनको भी देते हैं जिनको जिसके अनुसार वो काम सही हो, उसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर तो इसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, पूरा का पूरा सीधे सीधे आपको दे दिया है। अब भी आप नहीं कर पाए तो मतलब आप क्या ही हो। The options are A, departmentalization, B, identification and division of work, C, assignment duties या फिर D, not assigning duties। सेलेक्ट करो, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, मिल जाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, ये यही है आपका जो अभी मैंने बताया था, पहला वाला स्टेप यही है। इसमें हम सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर यही था, सीधे सीधे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, डिवाइडिंग वर्क, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, MCQ नंबर 20, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, यानी कि जितनी भी सिमिलर जॉब्स होंगी उनको हम ग्रुप कर देंगे एक डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैंने आंसर ही बोल दिया, अब आपको बताना है। दी ऑप्शंस आर ए, डिवीजन ऑफ वर्क, बी, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी, स्पेशलाइजेशन या फिर डी, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, एक एक डिपार्टमेंट बना देते हैं और जितनी भी उसकी सिमिलर आइटम्स होते हैं उन सबको हम साथ में रख देते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड MCQ जरूर बनता है, तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैंने समझा भी दिया, एक बार बस आपको रिविजन करना है नोट से। लास्ट वाले MCQ का एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप बिग बाजार वगैरह गए, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। एक आपका हो गया फूड आइटम्स का, यहाँ पे मिलेगी आपको मैगी, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें। एक हो गया आपका पूरा जैसे कि शर्ट और जीन्स देख लो। ठीक है, एक आपका हो गया डिपार्टमेंट फुटवियर का। ठीक है,
अब आपको कभी फुटवियर खरीदने हो तो आप कभी इस वाले डिपार्टमेंट में जाते हो, फूड आइटम्स में, ठीक है। जूते खाने थोड़े ही है, वैसे तो आपके जब नंबर कम आते हैं तब तो जूते खाते हैं, वो अलग चीज़ है, पर एक्चुअल में खाते हैं क्या? नहीं। तो जब हमें फुटवियर खरीदने होते हैं, जैसे कि स्लीपर हुए, शूज़ हुए, स्कूल के कुछ हुए, तो वो हम फुटवियर वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे रिलेटेड आइटम्स जैसे कि स्लीपर, शूज़, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। उसी तरीके से जब हमें फूड आइटम्स चाहिए, यानी कि कुरकुरे, चिप्स, मैगी वगैरह, तो हम कभी इस वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं क्या? नहीं। हमें पता है कि यहाँ पर तो हमें टी शर्ट्स वगैरह मिलेंगी, शर्ट्स मिलेंगी, जीन्स मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो हम कभी यहाँ पर नहीं जाते। हम किस डिपार्टमेंट में जाते हैं? फूड आइटम्स वाले डिपार्टमेंट में। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी रिलेटेड आइटम्स रहेंगे वो यहाँ रहेंगे। जैसे कि फूड आइटम्स में आपका कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, ये सारे रिलेटेड आइटम्स हैं, ये आपके इस डिपार्टमेंट में रहेंगे। कपड़ों से रिलेटेड डिपार्टमेंट ये आपका रहेगा, तो सारे रिलेटेड आइटम्स यहाँ मिल जाएंगे। फुटवियर यानी कि जितने भी रिलेटेड आइटम जैसे शूज़, चप्पल, अब ये सारे पैरों के, वो सारी आपके यहाँ आ जाएंगे। एक और बन सकता है एसेसरीज़ का, जैसे जो भी ज्वेलरी आप कैरी करते हो, नेकलेस है, ब्रेसलेट और इयररिंग्स वगैरह, रिंग्स वगैरह, ये सारी आपकी यहाँ रहेंगी। अब आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी है तो आप किसी और डिपार्टमेंट में थोड़ी जाओगे। आपको पता है कि एसेसरीज से जितने भी रिलेटेड आइटम्स होंगे वो इस डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा क्या होता है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। और ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जितनी भी चीज़ें हम बिजनेस में सीखते हैं कंसेप्ट, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं एक्चुअल में। जैसे आपने मॉल में देखे हैं ये सारे, तो इसमें डिपार्टमेंट सीख गए आप, फूड आइटम, ये आपके कपड़ों का, फुटवियर का, और ये आपका एसेसरीज का। तो उम्मीद है आपको 20 के 20 MCQ अच्छे से समझ में आए हो। अगर कोई भी MCQ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हो, और मज़ा आया नहीं आया MCQs में वो भी आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या टू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी MCQ प्रैक्टिस इसी चैनल पर होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।